हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जुड़ते जाएं जल्दी से। जैसा आपको पता है कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, वो 1500 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। और 1500 क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंदर आज हमारा जो है सेकंड पार्ट है, जो आप लोगों से लाइव रूबरू हुए हैं। तो इस सेशंस के दौरान भी हम आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। एक बार अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जल्दी से वो आप देखें, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आज की वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए साबित होंगे। और अगर आपको थ्योरी क्लासेस चाहिए तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप पॉलिटी के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है, और इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से ज़्यादा एक बार वीडियो के साथ जो जुड़ गए हैं भाई, वो एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, ताकि हमारे जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाएं। एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर हम आज आपका पहला क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, तब तक आप जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई श्योर 100% मैं आपको जो भी चीज़ें दूंगा वो आपको सबसे यूनिक मिलेंगी, ठीक है, एक्सप्लेन के साथ। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार अभी तक जो है संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर संशोधन किया गया है, तो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत की प्रस्तावना है उसके अंदर सबसे पहला वाक्य क्या है, ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे पहला वाक्य क्या कहा गया है, उसके अंदर सबसे पहला वाक्य है, हम भारत के लोग, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए ये हम भारत के लोग हैं कितनी बार लिखा गया है, ये लिखा भी सिर्फ एक ही बार गया है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आजकल क्वेश्चन बनते हैं। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18 वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार एग्जाम के अंदर बनता है। सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे पूरे का पूरा मैं बात करता हूँ पार्ट 1 की। भाग 1 के अंदर जो अनुच्छेद है वो है 1 से 4, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर जो अनुच्छेद है वो है 5 से 11। उसके बाद मैं पार्ट 3 की बात करता हूँ। पार्ट 3 यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार जिसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन वहीं से है। तो मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूं पार्ट 3 की, तो यहाँ पे जो अनुच्छेद मिलते हैं वर्णन, वो 12 से 35 अनुच्छेदों का वर्णन मिलता है। यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का वर्णन भाग 3 के अंदर मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 18 की। तो अनुच्छेद 18 जो हमारा मौलिक अधिकार है, दूसरा मौलिक अधिकार है, ठीक है। पहला मौलिक अधिकार कौन सा है आपका? समानता का मौलिक अधिकार, जिसके अंदर वर्णन किया गया है अनुच्छेदों का 14 से लेके आपका 18 तक, ठीक है, 14 से लेके 18 तक वर्णन मिलता है। और सॉरी, हम 18 की ही बात कर रहे हैं, तो ये समानता के अधिकार पहले वर्ण में ही आएगा, ठीक है। गलती से मुझे ध्यान से स्लिप हो गया था। तो 14 से 18 की अगर मैं बात करूं तो 14 से 18 जो है वो है आपके समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार पहला है, जिसके अंदर वर्णन मिलता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। तो अभी तक मैंने जितनी भी बातें की आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बताया है इसके बारे में, यहाँ तक पहुँचने के लिए तो हमें किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। अब देखो, अनुच्छेद 18 हमें दोस्तों क्या कहता है, इसकी हेडिंग जो है इसके अंदर कहा गया है कि यहाँ पे जो उपाधियाँ हैं उन उपाधियों का अंत होगा, ठीक है। यानी कि उपाधियों का अंत मिलता है अनुच्छेद 18 में। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। यानी कि सेना की उपाधि है उसको छोड़ के, ठीक है, या फिर आपकी विधा, यानी कि जो भी आपकी ऐसी उपाधियां हैं जो भारत सरकार के द्वारा अलंकृत है, तो उन उपाधियों को छोड़ के कोई भी उपाधि आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब भारत सरकार के द्वारा कौन सी उपाधि दी जाती है? जैसे भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, तो भारत रत्न को छोड़ के, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पद्म विभूषण को छोड़ के, ठीक है, पद्म विभूषण से छोटा जो होता है पद्म भूषण होता है, और पद्म भूषण से जो छोटा होता है पद्म श्री होता है, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए पद्म वाले, और एक भारत रत्न हो गया। इसके अलावा जो भी आपकी सेना की उपाधियां हैं, जैसे सेना की उपाधि कौन सी है, जैसे सबसे बड़ा सेना का जो दिया जाता है आपको उपाधि दी जाती है वो है जैसे परमवीर चक्र है, ठीक है, परमवीर चक्र हो गया। इसके अलावा जैसे महावीर चक्र हो गया, परम के बाद महावीर होता है,
ठीक है, और महावीर के बाद खाली वीर होता है। तो 3 उपाधियों का क्रम आप इनको रख सकते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ी होती है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। तो इस तरह से आप इन 3 उपाधियों को भी ऐसे याद रख सकते हो। तो यानी कि जो सेना की उपाधियां हैं इनको छोड़ के क्या हो सकता है, कोई भी उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ अभी आपको। अगर आपको अच्छा लगा ये क्वेश्चन तो एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर हमारे लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या बताने जा रहा हूँ मैं अभी, क्वेश्चन है अगर कोई भी व्यक्ति भारत के अलावा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को भारत के अलावा किसी भी देश से सम्मानित किया जा रहा है या उससे कोई भी उपाधि दी जा रही है, तो वो उसको उपाधि लेने से पहले, उस उपाधि को स्वीकार करने से पहले उसको भारत के राष्ट्रपति से क्या करनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी दूसरा देश है, आपको किसी भी अन्य देश से अगर आपको कोई भी उपाधि या कोई भी आपको सम्मान मिल रहा है तो उससे के रिगार्डिंग आपको भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी जरूरी है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो जल्दी से इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर भी किया कीजिए भाई, आप लाइक करते नहीं है, लाइक कम है आपके, तो एक बार जल्दी से लाइक कीजिए ना। तो लाइक तो है ही नहीं, आपको कंटेंट इतना अच्छा मिल रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 36वां जो विधान संशोधन है 1975 के अंदर हुआ था। तो इसके अंदर सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर इसको 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया था इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 1975 के अंदर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सॉरी 36वें संविधान संशोधन के अंदर दी गई है जो 1975 के अंदर हुआ था, तो थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो के अंदर रिपीटेड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 32 में। भाई बार बार क्वेश्चन एक आधा हो जाता है टाइप, थोड़ा सा याद रखेंगे आप। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, याद रखना आपको, अंगीकृत किया गया था इसको ये 26 नवंबर 1949 को। अगर आपसे पूछा जाए कब आत्मा प्रीत किया गया, आत्मा प्रीत भी 26 जनवरी 1949 को किया गया। अंगीकृत पूछे, आत्मा प्रीत पूछे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे लागू कब किया गया तो फिर 26 जनवरी 1950 करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान जो है कब लागू किया गया तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अदरवाइज अंगीकृत और आप कह सकते हो आत्मा प्रीत, ये आपका 26 नवंबर 1949 को किया गया था। सरकारिया आयोग जो है वो किस विषय से संबंधित था। तो इसके अंदर अनुच्छेद 85 के अंतर्गत मिलता है आपका सरकारिया आयोग का वर्णन, यानी कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत था। और अनुच्छेद 85 के अंदर क्या वर्णन मिलता है भाई, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया भी था आपको भाई, अनुच्छेद 85 हमें क्या कहता है, जो भी लोकसभा के सत्र हैं, ठीक है, संसद के जो भी सत्र हैं, संसद के सत्र को आहूत करना है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। उनका जो भी सत्र है उनका विघटन कौन करता है, ठीक है, तो वो भी राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से आपका अनुच्छेद 85 के अंदर मिलता है सत्रावसान, सत्र को आहूत करना, विघटन करना, ये अनुच्छेद आपका 85 के अंदर वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था। ये केंद्र राज्य संबंध की जांच से था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया भाई यहाँ पे, सरकारिया आयोग, जैसे ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है और यहाँ पे एक आंसर मैंने दूसरा जोड़ दिया है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया है, इसके अंतर्गत किसका वर्णन मिलता है, इसके अंतर्गत आपको वर्णन मिलता है संसद के सत्र का। ठीक है, संसद के सत्र को आहूत करना है या सत्रावसान करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका अभी दोबारा से देखा है मैंने आपको, तो फिर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसको कि सरकारिया आयोग जो था वो केंद्र राज्य संबंध की जांच से था। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है, राष्ट्रपति है। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो ये 42वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा कर्तव्यों को आपका सम्मिलित किया गया है। अब देखो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके 42वें संविधान संशोधन से। तो इसी के तहत आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको पता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और ये आपका कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था। थोड़ा सा याद रखेंगे, उसके बारे में आगे क्वेश्चन आता है तो और अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। योजना आयोग का गठन 1950 के अंदर हुआ था। ये किसके द्वारा हुआ था, ये मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ था। अब यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो योजना आयोग है, योजना आयोग को समाप्त कब किया गया भाई, 2015 के अंदर। ठीक है, याद रखोगे आप। इसकी जगह कौन सा आयोग बनाया गया है, तो योजना आयोग को समाप्त करके यहाँ पे जो नए आयोग का गठन किया गया है वो है नीति आयोग।
ठीक है, नीति आयोग। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखेंगे आप। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री। तो इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी ही थे। और नीति आयोग की अगर बात करें, नीति आयोग का जो गठन किया गया है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष भी जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो ये इस नीति आयोग के भी पहले अध्यक्ष हैं। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, यानी कि योजना आयोग की जगह पे कौन से आयोग का गठन किया गया है? नीति आयोग का। और किया किसके द्वारा गया था? सबसे पहले 1950 में ये किया गया था मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा, ठीक है। इसका संविधान में कोई भी वर्णन नहीं मिलता है योजना आयोग का, याद रखेंगे आप। योजना आयोग का संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या कहीं पे कोई वर्णन नहीं मिलता, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। जो भी एक बार जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से शेयर कीजिए भाई वीडियो को। आप शेयर बहुत कम करते हो, ठीक है। एक बार शेयर करने की कोशिश किया करो, थोड़ा सा शेयर करें दम लगा के, क्योंकि हम आप के लिए इतना जोर लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी जोर लगाओ ना हमारे लिए। हमें सपोर्ट की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप हमें जितना सपोर्ट करोगे, हम आप लोगों के लिए इतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। तो जो भी आप कमेंट कर रहे हो ना, उन क्वेश्चंस का कमेंट का जो मैं रिप्लाई है वो मैं कमेंट आपका अभी देख नहीं रहा, क्योंकि अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अगर कमेंट देखूंगा तो फिर आपका ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसका सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। तो मैं आपके जो भी कमेंट है उनको सिर्फ पढ़ रहा हूँ, उनको पढ़ के रिप्लाई करता रहूँगा, ठीक है। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जो भी आपका सजेशन होगा। उसके बाद है भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से प्रभावित होकर है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। फिर बात करते हैं पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखेंगे आप। फिर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 के अंदर वर्णन मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ठीक है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अगर भाग 4 में पूछा जाए कि कौन कौन से अनुच्छेदों का वर्णन मिलता है, तो जो भाग 4 है इसके अंदर हमने वर्णन मिलता है, जैसे मैंने बताया था, पार्ट 1 1 से 4 मिलता है, पार्ट 2 के अंदर कौन सा मिलता है? 5 से 11, पार्ट 3 के अंदर कौन सा मिलता है? 12 से 35, और पार्ट 4 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 4 के अंदर मिलता है 36 से 51, और उसके बाद भाग 4 कै के अंदर वर्णन मिलता है 51A का, ठीक है। तो 51A का, तो भाग 4 कै का यानी कि 51A का वर्णन मिलता है। उसके बाद भाग 5 की अगर मैं बात करूँ तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, वैसे तो 52 से 147 तक, ठीक है। थोड़ा सा आप याद रखेंगे। थोड़ी सी आपकी स्क्रीन के थोड़ी सी असुविधा हुई आपको। तो भाग 5 की हम बात कर रहे थे। भाग 5 के अंदर जो वर्णन मिलता है वो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 52 से 151, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 और 36 से 51, 51 कै और 52 से 151। तो मैंने आपको 5 भाग याद करवा दिए हैं। अगर आप 6 की भी बात करो तो 6 आपका राज्य सूची से है, वो 151 के बाद जैसे 52 से 151 है, यहाँ पे फिर हम बात करेंगे 152 से लेके 237 तक है। तो इस तरह से आपके पहले 6 भाग के अनुच्छेद मैंने याद करवा दिए हैं आपको। तो आप थोड़ा सा इसी बात के ऊपर एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, जल्दी से भाई, जल्दी से कर दीजिए आप एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको इतना अच्छा क्वेश्चन बताया है भाई। 6 के 6 भाग आपको रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, दोबारा से फिर करवा रहा हूँ, तब तक आप शेयर कर दीजिए। 1 से 4 पहला भाग है, दूसरे भाग में 5 से 11 है, तीसरे भाग में 12 से 35 है, और चौथे भाग की अगर मैं बात करूँ तो चौथे भाग में 36 से 51 है। चौथे का जो कै भाग है उसके अंदर 51A का वर्णन मिलता है, यानी कि आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं भाग 5 की, जो आपका केंद्र यानी कि संघ शासन है, जो आपका संघ शासन व्यवस्था है, तो आपकी वो मिलती है भाग 5 में। भाग 5 के अंदर जो अनुच्छेद हैं वो 52 से 151 है। उसके बाद राज्य शासन व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो वो है 152 से 237 तक। तो एक बार मैंने आपको 6 अनुच्छेद याद करवा 6 भाग याद करवा दिए हैं, 237 अनुच्छेद याद करवा दिए हैं यानी कि आपको, ठीक है। तो अभी एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, आगे चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून,
एंटो डिफ्लेक्शन लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है इससे? तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है 1985, यानी कि जो दल बदल विरोधी कानून है इसके तहत भारतीय संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो भी आपकी इसी संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंदर होता क्या था कि जैसे कोई एक विधायक था, उसने एक विधायक ने एक ही दिन में 3-4 पार्टियां बदल दी, यानी कि जो एक कहावत है आया राम गया राम, तो आया राम गया राम, तो गया राम जो था यानी कि आया राम गया राम एक विधायक था जिसने एक दिन में 3-4 पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर दिया था। इसी वजह से ये कानून बनाना पड़ा था 52वां संविधान संशोधन के तहत कि कोई भी अगर आपकी पार्टी को चेंज करता है सिंगल विधायक, तो उसको दल बदल विरोधी कानून के तहत उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो उसका एक उचित नियम बनाया गया है। उसके बारे में आगे बात करेंगे जब आपको अनुसूचियाँ करवाएंगे अच्छे से। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है लोकसभा की सदस्यता के लिए। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए यहाँ पे 30 वर्ष होती है। और अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन तीनों के लिए 35 वर्ष होती है। याद रह जाएगा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष तीनों के लिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों के लिए 18 वर्ष। इसके अलावा जितने भी सदस्य हैं, जैसे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, सरपंच हो गया, ठीक है, जिला अध्यक्ष हो गया आपका, यानी कि ब्लॉक, जो भी आपके ब्लॉक समिति के अध्यक्ष हो गए, या फिर जो नगर निगम का मेयर हो गया, ठीक है, तो इन सभी की आयु कितनी होनी चाहिए? इनकी जो आयु होती है वो 21 वर्ष होती है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और इनके चुनाव के अंदर भाग कौन लेता है? जैसे आपका लोकसभा के सदस्य के अंदर इनके जो वयस्क मतदाता लेते हैं। वयस्क मतदाता का मतलब क्या है? जो 18 वर्ष के हैं। ठीक है, 18 वर्ष जिनकी उम्र है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में भी और अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रीसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। प्रीसीमन आयोग से रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया था। 2001 की जनगणना को जो है 87वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2003 के निर्वाचन के अंदर आधार माना गया था। लेकिन अभी जो लोकसभा की सीट है और जो आपकी विधानसभा की सीटों को फिक्स किया गया है वो आपकी 1971 की जनगणना के आधार पर है, याद रखेंगे आप। ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो इनके अंदर जो मुख्य अंतर है, जो मूल अधिकार होते हैं ना वो वाद योग्य हैं, यानी कि उनके ऊपर हम वाद विवाद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इनके लिए हम अपने न्यायालय की शरण ले सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम इसके अंदर न्यायालय की शरण ले सकते हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है, तो इसकी जो शक्ति का आधार है वो है भारत की जनता, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद हम बात करते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। अब आ गया भाई अच्छा क्वेश्चन, इसके बारे में मैंने पहले आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताई लेकिन अब बतानी पड़ेगी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान किसे कहा जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, इसको कहा जाता है लघु संविधान। ठीक है, और ये जो आपका लघु संविधान है, 42वां संविधान संशोधन है, इसको सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के ऊपर प्रभावी किया गया था। थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे। अब इसको क्यों कहा जाता है भाई, ऐसा इसके अंदर क्या है? अब मैं इसका बखान करने लग जाऊं तो थोड़ा सा आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज लेनी है ना, नॉलेज गेन करने से मतलब रखो। आप ये मत सोचो कि मैं क्वेश्चन के ऊपर आगे नहीं बढ़ रहा है, एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये टाइम वेस्ट नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं टाइम वेस्ट है तो वो बेशक छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट कहाँ होता है? अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तब टाइम वेस्ट है। अब मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपको 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन याद रहें। सबसे पहला क्वेश्चन, इसके तहत भाई 3 शब्द जोड़े गए, एक तो समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसी के तहत क्या है, जो नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य है ना, भाग 4 क के अंदर 51A के अंदर जो जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो भी आपके किसके अंदर हैं? इसी के अंदर जोड़े गए हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जो राष्ट्रपति है उसको कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता दी गई है ना, राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य है, तो वो भी आपकी 22वें संविधान संशोधन के तहत ही दी गई है। उसके अलावा अभी जैसे पिछला क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था आपका प्रीसीमन आयोग का, तो 1971 की जो जनगणना है ना उसको आधार मान के जो 2001
2001 के अंदर लोकसभा की सीटों हैं और विधानसभा की सीटों को निश्चित किया गया है, 2001 तक निश्चित किया गया है ये, तो ये किसके तहत किया गया है, इसी संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर 2001 की जनगणना के बाद ये अगला संविधान संशोधन आया था जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, 87वां। ठीक है, उसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो और भी अच्छे अच्छे आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम बात करें और आपका क्या बनता है, जो लोकसभा का मैंने बताया था आपका और विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से 6 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी थी, तो वो भी इसी के तहत कर दी थी, लेकिन वापस 44वां संविधान संशोधन था उसके तहत इसको 6 से 5 वर्ष कर दिया था। याद है ना आपको, मैंने बताया था 42वें संविधान से 5 से 6 कर दी थी। 5वीं आपकी जो लोकसभा थी वो 1971 से 77 तक 6 वर्ष तक चली थी। ठीक है, इस तरह से आपका किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे आप। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे संसद है या फिर आपका विधानमंडल है, उसके अंदर जो कोरम है उसकी आवश्यकता की जो समाप्ति को क्या है इसी के अंदर वर्णन मिलता है इसका भी। ठीक है, जो कोरम क्या होता है, यानी कि भाई संसद की कार्यवाही के लिए 1/10 सदस्य होते हैं, तो इनकी जो भी आवश्यकता है उसकी समाप्ति को लेके इसके अंदर वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो अखिल भारतीय सेवा है उसका जो निर्माण किया गया है, यानी कि अखिल भारतीय सेवा को कौन सी होगी भाई, जैसे IAS है, IPS है और IFS है। ठीक है, ये 3 जो सेवाएं हैं आपकी अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं, तो इनके ऊपर जो राज्यसभा है इसको अधिकार है, इसके ऊपर विशेष अधिकार है इसके ऊपर कानून बनाने का, या फिर किसी भी राज्य के अंदर उनको लगे कि यहाँ पे हमें और अखिल भारतीय सेवाओं को गठन करना है तो वो गठन भी कर सकती है। तो वो सारा वर्णन भी आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत ही वर्णन मिलता है। और लास्ट एंड फाइनल मैं आपको बताने वाला हूँ 42वें संविधान संशोधन के तहत जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर, अभी आज की बात नहीं है वो कल की बात है, कल की वीडियो के अंदर जो मैंने बताया था आपको भाई, जो 5 विषय हैं, ठीक है, पहले 5 विषय किसके अंदर आते थे, जो राज्य सूची के अंदर आते थे, उनको समवर्ती सूची में जोड़ा गया है भाई इसी के तहत। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है 5 विषयों को। कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन जो आपकी है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, तो शिक्षा अब समवर्ती सूची का विषय है, याद रखेंगे आप। ठीक है, दूसरा है वन। ठीक है, वन भी किसका विषय हो गया है, अब आपका इसी का विषय हो गया समवर्ती सूची का। तीसरा है भाई नाप तोल, आपने सुना होगा नाप तोल। और उसके बाद जो चौथा आपका है न्याय प्रशासन वाला, जो उच्चतम न्यायालय वाला है न्याय प्रशासन का। और 5वां और लास्ट जो विषय है वो है वन्य जीवों का और पक्षियों का संरक्षण का। तो इस तरह से ये जो 5 विषय मैंने आपको बताए हैं ये आपके राज्य सूची के अंदर आते थे और इनको समवर्ती सूची के अंदर स्थानांतरण किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन। मेरे ख्याल से इतनी डिटेल के अंदर एक जगह आपने ये सारी चीज़ें किसी वीडियो में नहीं देखी होंगी। अगर आपको वाकई में लग रहा है कि हाँ हमने थोड़ी सी मेहनत की है आप लोगों के लिए, थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आप लोगों को अच्छे से कवर करवा रहे हैं, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर हमारी बहुत मेहनत लगी है और उस मेहनत का हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप एक लाइक कर देंगे। आपका इससे कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा मेहनत करके अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ। ठीक है, फिर देखो किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन ही है, प्रस्तावना से रिगार्डिंग भी। ठीक है, उसके बाद है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष से रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा था भाई संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का। उसके बाद हम बात करते हैं, आज की वीडियो के अंदर भी एक क्वेश्चन देंगे आपको, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको ही देने हैं। अगर आप मेरे से उम्मीद रखते हैं तो जब आपकी 10 वीडियो हो जाएंगी तो 10 वीडियो को अंदर मैं आपको लगातार 10 वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दूंगा जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो इससे आपका थोड़ा सा मोटिवेशन में आपको और मिल जाएगा इकट्ठे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली संस्था राष्ट्रपति ही होती है। उसके बाद ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो जुलाई 1947 के अंदर आपका पारित किया गया था। संविधान बनाने की जो प्रारूप समिति थी यानी कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, उसके बाद है संविधान का अनुच्छेद 356 आपका किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, तो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है आपका 356। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 के अंदर किया गया था, जिसके तहत जिसको हम पहला संविधान संशोधन मानते हैं। ठीक है, 1951 के अंदर। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित है। ठीक है,
तो क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित है? सॉरी, क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अभी थोड़ा समझ में नहीं आया। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंदर इसको नहीं किया गया था भाई, ठीक है, वैश्विक मताधिकार के अधिकार को, ठीक है, निर्वाचित करने के लिए। तो थोड़ा सा याद रखेंगे आप। अब देखो ये क्वेश्चन था ना, जो पहला संविधान संशोधन था 1951 के अंदर, इसी के तहत भारतीय संविधान की जो 8 अनुसूचियाँ थी ना, उसके बाद जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो वो इसी के तहत जोड़ी गई थी, ठीक है, 1951 में। और 1952 के तहत 1985 के अंदर ये प्रथम 1951 के अंदर हुआ था, और उसके बाद जो दूसरी अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी 10वीं अनुसूची, यानी कि 1952 के अंदर 1952 में संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था 1985 के अंदर, वो भी याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1952 में दूसरी अनुसूची जोड़ी गई और 1951 के अंदर पहली। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 के अंदर। फिर बात करते हैं संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। तो रूस की बजाय सोवियत संघ कहेंगे ज़्यादा बेटर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये केटी शाह का कथन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर बना है, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन बता देता हूं मैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार ही किया जाएगा। तो ये बात कही थी, किसने कही थी? केटी शाह ने। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन हेतु क्या संसद की विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसके अंदर 3 तरह से हम संविधान की संशोधन के जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग वर्णन कर सकते हैं। तो उनके अंदर से एक जो वर्णन मिलता है आपका, तो ये भी है, ठीक है, किंतु सभी संशोधनों को नहीं माना जाता इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके मनोनीत सदस्य हों और चाहे वो मनोनीत ना हो, तो इसके अंदर दोनों के दोनों सदस्य होते हैं आपके, ठीक है, तो आप याद रखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना यहाँ पे कोई भी धन विधेयक है वो पेश नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से अगर हम केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा के अंदर कोई भी धन विधेयक है वो उसके अंदर पेश नहीं किया जा सकता। तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तैयार करती है, ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? भाई वर्ष के अंदर 2 बार जो है बैठक होनी आवश्यक है। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है भाई कम से कम वो 2 बैठक ले वर्ष में, और कोई भी एक बैठक है उसके अंदर 6 महीने से ज़्यादा समय न हो, यानी कि 6 महीने के अंतराल के अंदर ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन आ भी गया। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो 6 महीने बाद होना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है किस राज्य का लोकसभा या राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का है भाई, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे हम बात करें राज्यसभा की। अगर लोकसभा की बात करें तो आपको पता होगा लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं भाई? 80, और अगर हम बात करें राज्यसभा की 31, ठीक है, तो याद रखना है, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे आपको याद रखने हैं। उसके बाद भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो ये भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है भाई, केंद्र, राज्यों और समवर्ती सूची को लेके, ठीक है। मैंने बार बार बता दी ये क्वेश्चन, आपको बार बार याद हो जाएंगे। अभी इतनी बार मैं ये क्वेश्चन रिपीट होंगे थोड़ा, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से, तभी तो मैं इंटरलिंक करके पढ़ा रहा हूँ ताकि एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन और याद हो जाएं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का कितना है? देखो उत्तर प्रदेश का मैंने बताया था सर्वाधिक है, 31 है, अभी बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, 31 है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, राज्यसभा को लेके। उसके बाद
भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो निर्वाचन मंडल होता है उसके अंदर अगर मैं बात करूं लोकसभा और राज्यसभा से जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो इसके अंदर नहीं होते भी निर्वाचन मंडल में। जैसे राज्यसभा के अंदर 233 सदस्य ही होंगे, जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड से, वो नहीं होंगे इसके अंदर। ठीक है, लोकसभा के अंदर जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे, वैसे तो अभी वर्तमान में तो एंग्लो इंडियन का ही समाप्ति कर दिया गया है इसको। अगर आपको ये सारी जानकारी लेनी है ना डिटेल में, अगर आपसे पूछे भाई आपको इतनी डिटेल में कैसे ये सारी चीज़ें बता रहे हो, तो अगर आपको भी चाहते हो कि हमें भी ये पूरी की पूरी डिटेल इसकी ज्ञान हो, तो मैंने पूरी की पूरी पॉलिटी की वीडियो डाल रखी है, आपकी प्ले लिस्ट में है थ्योरी की वीडियो। उसके अंदर मैंने 1-1 घंटे का भी लेक्चर है, पूरी डिटेल से यूनिक आपको जो भी चीज़ें कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया है, ताकि आपको किसी एक जगह इतना मटेरियल ना मिले, वो आपको यहाँ पे मिले। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। उसके बाद है देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन, कार्य, कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन मिलता है? तो ये अनुच्छेद 149 के अंदर है, कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 149 में है। उसके बाद संविधान की किस अनुसूची में दल बदल वाला है? तो ये दल बदल को लेके मैंने बताया था आपको, 52वें जो संविधान संशोधन है उसके तहत जोड़ी गई थी आपकी, ये दूसरी अनुसूची जोड़ी गई थी, आपको याद रखना है। ये 10वीं अनुसूची, दूसरी नहीं सॉरी 10वीं अनुसूची। ठीक है, 8 तो थी ही मूल रूप से, तो दूसरी मैं इसलिए कह रहा था भाई 8 तो मूल रूप से थी ही, 8 के बाद जो जोड़ी गई थी दूसरी, यानी कि 10वीं। उसके बाद भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का तात्पर्य क्या है? इसका है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। या एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कल मिलेंगे लाइव सेशन के दौरान। आज वीडियो में इतना ही। हैव ए गुड नाइट।